बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 13 के पहले शॉर्ट क्वेश्चन पहले शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो आज उसे नेक्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 सेकेंड ईयर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। पहले 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए थे, अगले 5 हम शुरू कर रहे हैं। 13वें चैप्टर का 5वां शॉर्ट क्वेश्चन। जी बेटा सवाल ज़रा आप पढ़ लेंगे, अपनी बुक खोल लें आप, ठीक है। नोट्स वगैरह बनाते जाएं और जिस हेल्पिंग बुक से आप पढ़ रहे हैं वो अपनी आगे रख लें और पेंसिल अपने हाथ में पकड़ लें। तो मैं सवाल पढ़ने जा रहा हूँ जी 13वें चैप्टर का 5वां करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है। व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़, किन मुश्किलात का हमें सामना है इन टेस्टिंग विदर द फिलामेंट ऑफ द लाइटेड बल्ब ओबे ओहम लॉ। सवाल कुछ ऐसे है जी, पुराने ज़माने में आपको पता है कि वो बल्ब इस्तेमाल होते थे, हम पढ़ते थे ना पुराने ज़माने में वो लाइटेड बल्ब थे। अब तो एनर्जी सेवर भी आ चुके हैं, अब भी कहीं कहीं यूज़ तो हो रहा है इसका। तो बेटा हमने पढ़ा था उसके अंदर ना एक ये स्प्रिंग नुमा सा कोई फिलामेंट होता था जो कि टंगस्टन का बना होता है बल्ब। सवाल कुछ इस तरह से है, कहता कि व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़, हमें किस मुश्किल का सामना है विदर द फिलामेंट ऑफ द लाइटेड बल्ब। ये फिलामेंट है, दिस इज द फिलामेंट। वो स्प्रिंग सा बना होता था बल्ब के अंदर ना, शीशे का बल्ब था उसके अंदर स्प्रिंग सा बना होता था, ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन एक मेटल है। तो कहता है व्हाट आर द डिफिकल्टीज विदर द फिलामेंट ऑफ अ लाइटेड बल्ब, यानी कि अगर ये बल्ब लाइटेड है, ये रोशनी है, ओबे, क्या ये बल्ब ओहम लॉ को ओबे करता है या नहीं करता। अब सबसे पहले तो हमें इसका आंसर तब भी समझ आएगा जब हमें ओहम लॉ पता होगा। और ओहम लॉ ओबे करने की कंडीशन क्या है बच्चे, आपने नोट करना है। इसका आंसर मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। आंसर क्या है बेटा, V इज इक्वल टू आई आर। ये ओहम लॉ हम सब ने पढ़ रखा है, याद रखिएगा। ये जो ओहम लॉ है सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त अप्लाई होगा जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी। बड़ी तवज्जो से बात सुननी है। अप्लाई ओनली, अप्लाई ओनली ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर। अब जरा बात को ना अपने गौर से समझना है। मैं आंसर अब समझा रहा हूं उस सवाल का कि हमें किन मुश्किलात का सामना है। ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर, ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ठीक होगी। कब ठीक होगी, जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। जब रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। लेकिन अब बल्ब के केस में क्या है जी, हमने पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। शुरू में जब बल्ब हमने ऑन किया है तो तब अभी जो फिलामेंट अंदर से इतना गर्म नहीं होता, मतलब तब शुरू में हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है शुरू में, जब अभी बल्ब ऑन ही हुआ है, ठीक है। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसका मतलब है ओहम लॉ ओबे हो रहा है, लागू हो रहा है, तो ठीक है। होता क्या है, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, आपने वो शीशे का बल्ब सा देखा हो ना, काफ़ी देर चलता रहे ना तो वो बल्ब गर्म हो जाता है। बल्ब गर्म होने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो इसका मतलब है फिर रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ना रही, इसका मतलब फिर ओहम लॉ ओबे नहीं हो रहा। तो यही टेस्टिंग ऑफ बल्ब को टेस्ट करते वक्त हमें इन्हीं मुश्किलात का सामना है कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ये टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए लेकिन ये तो बढ़ रहा है। ये तो एक नेचुरल चीज़ है, बल्ब चलाएंगे, जाहिर बात उसने एनर्जी डेसिपेट करनी है। तो अब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर नहीं सकते। जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं होगी। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगी तो ओहम लॉ ओबे नहीं करेगा। तो बच्चे बल्ब के केस में ये आपने ओहम लॉ पढ़ा था ना, ओहमिक और नॉन ओहमिक। ये फिलामेंट ऑफ अ बल्ब एक नॉन ओहमिक डिवाइस है, ठीक है। तो यही हमें मुश्किलात का सामना है। अब मैं इसका प्रॉपर आंसर आपको थोड़ा सा लिखकर बताता हूं, तो आप लोग नोट कर लें जी इस चीज़ को। तो जी बेटा मैं आपको बता रहा था कि ये जो ओहम लॉ है ना, V इज इक्वल टू आई आर, ये सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त अप्लाई होगा जब रेजिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट। अब आपने आंसर लिखना कैसे है ये आपको मैंने समझा तो दिया है। द मेन डिफिकल्टी, बुक वाले ने यही पूछा था ना किन मुश्किलात का सामना है, तो मेन मुश्किल हमारे पास कौन सी है जिसका हमें सामना करना पड़ता है। द मेन डिफिकल्टी इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट विद इंक्रीज इन करंट।
इस फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है जैसे जैसे करंट बढ़ता है। तो अब यही मुश्किल है हमें कि ये देखें, ये मैंने आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है और वाई एक्सिस पे करंट है। अब बच्चे अक्सर सवाल करते हैं सर एक्स एक्सिस पे ही वोल्टेज क्यों लिया, मैंने लिख दिया है बेटा, याद रखेंगे ग्राफ की बेसिक आपको आनी चाहिए। एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और वोल्टेज इंडिपेंडेंट है, और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, करंट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। अब मेन डिफिकल्टी क्या है, जब शुरू में अभी मैंने बल्ब ऑन किया है तो इसके ग्राफ और आंसर का कुछ पोर्शन मैंने लिखा है, कुछ पोर्शन आपने अपनी बुक से नोट कर लेना, ठीक है। अब होता पता है क्या, जैसे ही हम बल्ब ऑन करते हैं तो करंट इज स्मॉल, आप अपनी बुक पे अंडरलाइन भी कर लें। अभी करंट शुरू में कम है। अच्छा, जैसे करंट कम है तो इसका मतलब है एनर्जी डेसिपेट, जाया, डेसिपेट का मतलब है जाया, एनर्जी जाया कम होगी। बच्चे जब ये बल्ब एनर्जी कम जाया करेगा इसका मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मैंने पढ़ा हुआ ना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। शुरू में जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, और जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये तो शो कर रहा है कि ओहम लॉ ओबे कर रहा है, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन है। जैसे ही करंट एक खास हद से बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, तो ये फिलामेंट क्या होना शुरू हो जाएगा, व्हेन द करंट इंक्रीजेस द टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो ये तो इसकी खिलाफ वर्जी होगी ना, फिर इसका मतलब यहाँ पे ओहम लॉ नहीं लगेगा। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो ये आपकी जो रेजिस्टेंस वाली कर्व है ये डेविएट हो जाएगी। ये डॉटेड से शो ये कर रहा है कि जानी तो सीधी चाहिए लेकिन सीधी जाती नहीं है, वो मुड़ जाती है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पोर्शन तक तो ओहम्स लॉ ओबे, यहां तक ओबे होता है, और जहां पे कर्व डेविएट होती है ओहम्स लॉ नॉट ओबे, यहां पे ओबे नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। ये जो लाइन है ना, ये जो कर्व है, ये जो लाइन है आई और वी के दरमियान, ये रेजिस्टेंस की लाइन है। इसका मतलब है यहां तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो ओहम लॉ ओबे हो रहा है, क्योंकि ओहम लॉ की शर्त ही यही है कि ओहम लॉ लगेगा ही तब जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी। जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगा आपका जो शीशे वाला बल्ब है ना, वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट इंक्रीज कर रहा है। जब ये गर्म होगा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो ये ग्राफ आपका डेविएट, मुड़ जाएगा। तो ये इसका डेविएट होना बताता है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो ओहम लॉ भी ओबे नहीं होगा, ओहम लॉ डज नॉट ओबे लिख ले, ठीक है। तो इसका मतलब कभी ओहम लॉ ओबे हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। तो यही मुश्किलात है, यही मुश्किलात है। ये मेन वजह किस चीज़ की है? राइज इन टेम्परेचर, यही मेन वजह है, इसकी मेन रीज़न यही है। ओके बच्चे, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लें। जी बेटा, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं जी, छठा। ये एक न्यूमेरिकल टाइप है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से नोट करना है। इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर? बच्चे दो बल्ब हैं, इधर दो बल्ब का जिक्र हुआ है, यानी कि अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, दो केसेस हैं। कहता जी क्या फिलामेंट की जो रेजिस्टेंस है कम होगी या ज़्यादा होगी? किसकी? इन 500 वाट 220 वोल्ट लाइट बल्ब। तो ये मैंने इधर लाइन लगा के दो हिस्से कर दिए हैं जी। P1 दो बल्ब है ना, एक की पावर को 500 वाट, W का मतलब है वाट, पावर का यूनिट वाट होता है, और 220 वोल्ट, ये मैंने पूरा इसलिए लिखा ताकि आप परेशान ना हो जाएं। वोल्टेज को V से ज़ाहिर करते हैं, उसका यूनिट भी वोल्ट है, पोटेंशियल को V से। तो 220 वोल्ट आमतौर पर हमारे घरों में यही आता है। तो रेजिस्टेंस R1 हमने निकालनी है। पहले केस में सबके साथ 1 लिख देंगे। दूसरा केस पढ़ें जी। दूसरा बल्ब कौन सा है? 100 वाट, और उसका वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट, और उसकी रेजिस्टेंस निकालनी है। तो बच्चे देखें जी, इसकी रेजिस्टेंस निकालने से पहले ना ज़रा रफ अमल पे आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अब पावर के इस चैप्टर में हमने 3 फार्मूले पढ़े हैं। P = VI, ये तो जनरल फार्मूला है, और ये मैंने आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर दूंगा भी। P =
आई स्केयर आर, ये सीरीज में लगता है फार्मूला, और P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर, ये पैरेलल में लगता है। बहरहाल जब मैं लेक्चर दूंगा ना तो मैं इसकी बेसिक आपको सारी समझाऊंगा, फिलहाल शॉर्ट क्वेश्चन समझें आप। P इज इक्वल टू वी आई, ये पावर का जनरल फार्मूला है बच्चे। ये P इज इक्वल टू, अब देखिए वी आई वाला फार्मूला लग सकता है, इसमें तो रेजिस्टेंस का जिक्र ही नहीं है, ये तो फार्मूला लग ही नहीं सकता, यानी कि पावर का जनरल फार्मूला मैं नहीं लगा सकता। P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, ये फार्मूला उस वक्त अप्लाई होगा जब करंट कांस्टेंट होगा। जब तो करंट कांस्टेंट हो तो पावर और रेजिस्टेंस फिर क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि फार्मूला लगना कौन सा है। तो बच्चे पहले समझ लें, रटा ना मारा करें। और ये वाला फार्मूला उस वक्त अप्लाई होगा जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा। तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इस फार्मूले के मुताबिक। अब बच्चे जरा गौर करें, जरा इस चीज को समझें, ये पावर का जनरल फार्मूला है P इज इक्वल टू वी आई। ये फार्मूला उस वक्त अप्लाई होगा जब करंट कांस्टेंट होगा, और ये फार्मूला उस वक्त अप्लाई होगा जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा। अब जरा सवाल पढ़ें जी, इन दोनों चीजों में देखें करंट कहीं दिया है, करंट तो दिया ही नहीं उसने। दोनों केसेस में देखें वोल्टेज की वैल्यू सेम है, 220 वोल्ट 220 वोल्ट। इसका मतलब है कि दोनों केसेस में क्या चीज सेम आ रही है, वोल्टेज। तो बताएं कौन सा फार्मूला लगेगा। अब देखें, आपको बेसिक समझ आई, वोल्टेज कांस्टेंट है तो आप फौरन पहुंच जाएंगे, सर ये वाला फार्मूला लगेगा, P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। ये दोनों फार्मूले अप्लाई नहीं होंगे, फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है ना, मुझे बेसिक पता है। अब इसका मतलब है जिस बल्ब की पावर ज्यादा है, जिस बल्ब की पावर ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम है। ये फार्मूला तो यही बताता है ना, 500 वाट बल्ब जो है इसकी पावर ज्यादा है, इसकी रेजिस्टेंस कम है। तो बुक वाले ने यही तो पूछा था कि किस बल्ब की रेजिस्टेंस लोअर या हायर होगी। तो हम लिखेंगे हेंस 500 वाट लाइट बल्ब हैज लोअर रेजिस्टेंस। 500 वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस कम होगी, क्यों? क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है। ये इनवर्स रिलेशन है, किसने कहा है? इनवर्स रिलेशन है। ये कैसे पता चला? क्योंकि हमें फार्मूला आता है P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। हमें कैसे पता चलेगा? यही फार्मूला लगाना है, जबकि और भी फार्मूले हैं, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता है। ये फार्मूला उसी वक्त लगेगा जब वोल्टेज कांस्टेंट है। तो आप देखें ना, वोल्टेज दोनों में कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट तो है ही नहीं, ये भी नहीं लग सकता। इसमें रेजिस्टेंस का वैसे ही जिक्र नहीं है। तो P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर फार्मूला लगेगा। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फिर एंड पे वो लाइन लिख देंगे। देखें आप, बेसिक कॉन्सेप्ट से मुझे आंसर पता चल गया, ठीक है। तो अब मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगा और आंसर निकालूंगा। तो जी बच्चे, अब आंसर निकाल रहे हैं जी। सो P इज इक्वल टू क्या लगेगा फार्मूला? वी स्केयर ओवर आर, यही बताया था ना। तो सबके साथ 1 1 लिख दें, ठीक है। R1 निकालना है ना हमने, R1 को बाहर निकाल लें। R1 इज इक्वल टू V1 स्केयर ओवर, इधर बच्चे गलती करते हैं, R1 को बाहर निकाल के इनको ज़रब दे देते हैं, वो गलत है बच्चे। R1 जब बाहर आएगा तो P1 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो R1 इज इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या है? 220 वोल्ट, उसका स्केयर। P1 कितने? P1 कितने है जी? 500 वाट। तो बच्चे क्या आ जाएगा? इसको कैलकुलेटर पे सोल्व कर लें। P1 इज इक्वल टू 220 का स्केयर लेंगे ना, 48400 तकसीम 500। तो बच्चे P1 कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेटर पे हम सोल्व कर लेते हैं। 48400 तकसीम 500 कितना आता है बच्चे? कैलकुलेटर पे सोल्व करें तो 96.8 आता है। 96.8, सॉरी इधर मैंने लिखना था R1, ये भी क्या आएगा इधर? R1, सॉरी, ये देखें ना, P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। आर बाहर निकाला तो P नीचे चला गया, तो P की वैल्यू मैंने पुट करवा दी इधर R1। तो 96.8 ओहम, ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चे। तो ठीक है, तो अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं जी। जी बेटा, यही सेम फार्मूला। सो P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर, इधर सबके साथ 1 1 था, इधर 2 2 लिख दें। P2 V2 R2 को बाहर निकाल लें। V2 का स्केयर ओवर P2, यानी कि ये R2 बाहर आ गया, P2 नीचे चला गया।
ये वोल्टेज का स्केयर है। तो R2 इज इक्वल टू V2 की वैल्यू कितनी है 220, दोनों केसेस में सेम है, ओवर P2 की वैल्यू कितनी है 100। तो स्केयर लें जी 220 का, 48400 ओवर 100, 20 से कट गए तो कितना आया जी R2 484 ओम। तो बच्चे आप बताएं किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा आई। देखें इसकी पावर 500 थी, आंसर आया 96.8, रेजिस्टेंस कम है। इसकी पावर कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो देखें हमने प्रूव भी किया, ठीक है। इसको पॉज करके हम नोट कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर लें। अच्छा तो एंड पे आपने एक लाइन लिख देनी है, हैंस 100 वाट बल्ब इज हायर रेजिस्टेंस, या 500 वाट बल्ब हैज़ लो रेजिस्टेंस। तो बात एक ही है बच्चे, एक लाइन आपने लिख देनी है ये प्रूव करने के बाद, ठीक है। इसको नोट करें, शाबाश जी बेटा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं जी। 7वां, डिस्क्राइब अ सर्किट, एक ऐसा सर्किट बनाएं विच विल गिव, जो आपको दे अ कंटिन्यूसली, लगातार वेरिंग पोटेंशियल। बच्चे स्पेलिंग पे गौर करें, ये वेरी दूसरा है VARY, इसका मतलब है चेंज। एक होता है ना VERY, उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो ये VARY है, इसका मतलब है चेंज। बुक वाला आपसे ये कह रहा है एक ऐसा सर्किट बनाएं जो हमें लगातार ऐसी वैल्यू दे जिसका पोटेंशियल चेंज होता रहे, यानी कि वो फिक्स ना रहे। तो बच्चे आपने 13वां चैप्टर पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है कि हमने इसका आखिरी टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था पोटेंशियोमीटर। तो ये सर्किट हम पढ़ रखे हैं पोटेंशियोमीटर में। तो इसका आंसर आएगा जी ए पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड। तो वो ऐसा कौन सा सर्किट होगा, उस सर्किट का नाम क्या है, पोटेंशियोमीटर। उसके यूजेस हमने पढ़े थे, लेकिन इधर हम सिर्फ एक ही यूज डिस्कस करेंगे जिसको नाम देते हैं जी पोटेंशियल डिवाइडर। उसने कहा था ना डेट विल गिव अ कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। तो पोटेंशियोमीटर इस डिवाइस का नाम है, उसका मेथड कौन सा है जी, पोटेंशियल डिवाइडर, यानी कि पोटेंशियल तकसीम होता रहे लगातार। टू गिव अ कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल, इसका मतलब है चेंज। अब बच्चे जरा ये सर्किट देखें जी, ये बैटरी है जिसकी EMF कितनी है E, यानी कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है या 20 की। इसके साथ मैंने एक वायर अटैच कर दी है जिसको मैंने रेजिस्टेंस की फॉर्म में शो की है। A से लेके B तक जो टोटल रेजिस्टेंस है ना, उसकी वैल्यू होगी कैपिटल R। क्या वैल्यू होगी जी, कैपिटल R, A से B तक टोटल। ये साथ में मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया है। A और B फिक्स टर्मिनल है, और ये जो C है दिस इज द स्लाइडिंग टर्मिनल। अब ये C टर्मिनल कभी A की तरफ आएगा और कभी B की तरफ। तो ये A से B तक टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R, और A और C के दरमियान स्मॉल r, ये स्मॉल r चेंज होती रहेगी। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे जी, ओहम लॉ आप सब बच्चों को आता है। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू IR। अब R मैंने छोटा क्यों लिखा है बच्चे, जरा गौर करें, क्योंकि मैंने पोटेंशियल निकालना है A और C के दरमियान। देखें ये A और B फिक्स है और C स्लाइडिंग टर्मिनल है, तो A और C के दरमियान रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r, इसीलिए मैंने इधर स्मॉल r यूज किया है। तो I की वैल्यू पुट करवा दें जी, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V ओवर R। तो V की जगह पर मैंने E लिख दिया, E का मतलब बैटरी की EMF। तो बेटा I की वैल्यू मैंने पुट करवाई, I की वैल्यू E ओवर कैपिटल R ज़रब स्मॉल r। तो ये आपके पास फाइनल फार्मूला बन गया। अब इसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है, आपने ये ज़रूर नोट करना है कि ये आपको लगातार पोटेंशियल चेंज कैसे देगा। बच्चे इधर देखें, जब ये स्लाइडिंग टर्मिनल A की तरफ आएगा, जब ये स्लाइडिंग टर्मिनल A की तरफ आएगा, तो जो स्मॉल r की वैल्यू है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। स्मॉल r की वैल्यू कम होते होते जब स्लाइडिंग टर्मिनल A पे पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी। तो देखें जी, जब स्मॉल r जीरो है तो इस फार्मूले में पुट करवाएं, जीरो ज़रब E, जीरो तकसीम R, जीरो। तो A और C के दरमियान पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। अच्छा, अगर ये स्लाइडिंग टर्मिनल B की तरफ चलता जाए, यानी कि इधर को चलता जाए, तो जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो जब स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल होगा, इधर स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R पुट करवाएं, R से कट गया, तो VAC कितना आ जाएगा, E। तो ये पोटेंशियल चेंज होता है जी, कम से कम जीरो, ज्यादा से ज्यादा E। ये E क्या है, ये वही बैटरी की EMF है। तो जीरो से E के दरमियान, यानी कि अगर मैंने बैटरी लगाई है ना 10 वोल्ट की,
तो मुझे जो पोटेंशियल डिवाइडर है वो मुझे जो चेंजिंग पोटेंशियल देगा वो 0 से 10 के दरमियान देगा। इसका मतलब ये है, मतलब मुझे चाहिए 0.2 या मुझे चाहिए 4 वोल्ट, सही है, मुझे चाहिए 6 वोल्ट, 7, 8, 9, 10, तो जितना मुझे चाहिए मैं उतना ले लूँगा। तो ये पोटेंशियोमीटर, उसके अंदर जो मेथड इस्तेमाल होता है जिसका नाम क्या है, पोटेंशियल डिवाइडर, ये एक ऐसा मेथड है जो हमें लगातार वेरिंग, चेंज होता हुआ पोटेंशियल हमें दे सकता है। तो बच्चे पॉज करके इसको नोट कर ले। जी बेटा, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं जी। 8वां शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन, वजाहत करें, वाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीजेज व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज इंक्रीज। सवाल ये पूछना चाह रहा है बुक वाला आपसे कि आप मुझे ये बताएं कि बैटरी के अक्रॉस, अब ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या, जरा पहले तो इस चीज़ को समझ लें। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एक बैटरी है, ये उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और ये उसका एक नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। बच्चे अगर इसके अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर लगा देता हूँ ना, वोल्ट मीटर, अब जाहिर बात कि बैटरी किसी को करंट नहीं दे रही, सिर्फ सेल कह लेना, सेल भी तो एक बैटरी है ना, स्मॉल बैटरी, उसके कॉम्बिनेशन करते आएंगे बड़ी बैटरी हो जाएगी। तो ये एक बैटरी है, ठीक है, उसके अक्रॉस मैंने क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर। तो अगर ये बैटरी है 10 वोल्ट की, तो मुझे वोल्ट मीटर भी जो रीडिंग शो करेगा ना वो 10 वोल्ट की है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 10 वोल्ट है ना जो बैटरी के अक्रॉस है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल। ये जो बैटरी के टर्मिनल है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल ताकत, डिफरेंस, फर्क, इसकी ताकत ज्यादा, इसकी ताकत कम, मतलब इसकी ताकत 10 माइनस 0 10 ही आ जाएगा। बुक वाला कहता है कि जब मैं सिर्फ वोल्ट मीटर लगाता हूं बैटरी के साथ तो तब तो आते हैं 10 वोल्ट। अच्छा, अगर मैं इसके साथ लगा दूं जी कोई बल्ब, या कोई मसलन मैं बल्ब लगाता हूं एक 100 वाट का, मिसाल के तौर पर 100 वाट का बल्ब लगा देता हूं, तो अब देखें, अब ये जो सेल है ना, जो आपका सेल है, ठीक है, मिसाल के तौर पर फर्जी वैल्यू ली है, हम वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ा भी सकते हैं आपको समझाने के लिए। अब ये बैटरी करंट किसको ज्यादा देगी, बल्ब को, तो करंट ड्रॉन, जो बल्ब है वो करंट खींचेगा, ड्रॉन मतलब खींचना, तो करंट इंक्रीज करता जाएगा। तो जब करंट इंक्रीज करेगा ना, बैटरी के ऊपर हाथ रखेंगे तो बच्चे बैटरी गर्म हो जाएगी। जब बैटरी में से करंट ज्यादा निकलेगा ना, बैटरी गर्म हो जाएगी। इसका मतलब है जो हमारी बुक में जो सर्किट बना हुआ ना वो कुछ इस तरह से है, जरा गौर करें कि ये अगर एक सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसके बैटरी के अंदर भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस होती है, बैटरी के अंदर भी छोटी सी रेजिस्टेंस होती है, यानी कि बैटरी की ईएमएफ है ई, इसके अंदर होता है आर, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बच्चे ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, इसको आप लिखेंगे। अब जरा इसका आंसर पढ़ें, व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज इंक्रीज, जब करंट ज्यादा निकलेगा बैटरी में से, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये जो बैटरी के अंदर है, दिस इज स्मॉल आर, बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाएगा। अब आप वोल्ट मीटर लगाएंगे, पहले 10 शो कर रहा था, अब 8 करेगा, तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। मतलब जब इसके अक्रॉस ही पोटेंशियल अंदर ही कुछ ज़ाया हो जाएगा, सही है, इसका मतलब एनर्जी डेसिपेट, ज़ाया होनी शुरू हो जाएगी। तो ये इक्वेशन लिखनी है। मिसाल के तौर पर बच्चे ई तो कांस्टेंट है ना, बैटरी है 10 वोल्ट की, जब ये फैक्टर इंक्रीज करेगा ना, ठीक है, जब करंट, व्हेन द करंट इंक्रीजेज, जब ये फैक्टर इंक्रीज करेगा बच्चे, माइनस में जो चीज़ जितनी बड़ी होती जाएगी ना, मतलब बैटरी है 10 वोल्ट की, देखें ये पोटेंशियल ड्रॉप है, V इज इक्वल टू आई आर, ये पोटेंशियल ड्रॉप है ना अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है 2, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 8, ये मैं फर्जी वैल्यू दे रहा हूँ, ये 10 तो कांस्टेंट है। अब उसने क्या कहा था, वाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेज, सवाल मैं पढ़ रहा हूं, व्हेन द करंट इंक्रीजेज, अगर करंट बढ़ता जाए, अब अगर करंट बढ़ जाएगा तो ये फैक्टर बढ़ेगा, मतलब पहले 2 था अब ये 4 हो जाएगा, तो 10 माइनस 4 6, तो ये 10 बैटरी की ईएमएफ। व्हेन द करंट इंक्रीजेज, जब करंट इंक्रीज करेगा ये होगा 6, तो ये कितना आ गया 4। तो आप देख रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, ये फर्जी वैल्यू लेके मैंने समझाया है
ये 10 बैटरी की ईएमएफ है, ये कांस्टेंट रहेगी कि जब ये वाला करंट इंक्रीज करता जाएगा ना तो माइनस में जितना फैक्टर बड़ा होता जाएगा आंसर आपका उतना छोटा होता जाएगा, यानी कि बैटरी गर्म होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें से करंट अब ज़्यादा निकल रहा है। तो ये छोटा सा सर्किट आप बना सकते हैं। ये इक्वेशन लिख के, ये इस तरह एग्जाम्पल भी आप आंसर में लिख सकते हैं बुक में, ठीक है। और ये इसकी थ्योरी मैंने आपको बता दी, ठीक है बच्चे। तो जैसे जैसे करंट ज़्यादा निकलेगा ना, बैटरी गर्म होगी, उसके अंदर ही पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा, यानी कि करंट ज़्यादा इंक्रीज करेगा, करंट ड्रॉन इंक्रीज। तो ये फैक्टर जब बढ़ता जाएगा 2, 4, 6, तो रिजल्टेंट जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होता शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, जो कि आपको वोल्ट मीटर की सुई पीछे आती हुई दिखाई देगी, ठीक है बच्चे। तो ये आपने इसको नोट कर लेना पॉज करके। जी बेटा आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है जी 9वां, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये मैंने सर्किट आपके सामने बना दिया, व्हीटस्टोन ब्रिज आपने लॉन्ग में पढ़ा भी होगा। हाउ कैन इट इज यूज टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। तो ये आपने पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। आपको पता है ना व्हीटस्टोन ब्रिज का काम ही यही है, आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। अब वो कैसे? जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे बैटरी करंट फ्लो करेगी। तो ये 4 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, R4, ये 3 लूप हैं, I1, I2 और I3, इनमें से करंट फ्लो कर रहा है तीनों लूप में। अब जारी बात लॉन्ग नहीं हम पढ़ रहे, तो शॉर्ट के वाले से आपने इसकी इक्वेशन लिख देनी है बच्चे। R1 ओवर R2 पहले डेफिनेशन लिखने के बाद इज इक्वल टू R3 ओवर R4। लेट वी से सपोज कि R4 की वैल्यू हमें नहीं पता, यानी कि ये एक ऐसा सर्किट है ना, R4 की वैल्यू को मैं X कह देता हूँ, यानी कि अननोन है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? सो R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर X। R4 की जगह पे X लिख दिया, X क्या है? अननोन, यानी कि R1, R2, R3 की वैल्यू मुझे पता है, R4 की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें बच्चे। तो ये क्या आ जाएगा? X R1 ऐसे ही हो जाएगा ना, ये क्रॉस इधर हो जाएगा, R2 R3, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी? R2 R3 ओवर R1 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये वो फार्मूला है, X इज इक्वल टू R2 R3 ओवर R1। इस फार्मूले को यूज करते हुए X जो आंसर आएगा ना, वही आंसर किसका होगा? R4 का, जो हम इधर पुट कर देंगे। तो ये पॉज करके आप नोट कर लें। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा सर्किट है जो कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के काम आता है। शॉर्ट के लिहाज से आपने इतना ही लिखना है, डेफिनेशन, सर्किट और ये। ओके बच्चे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर में 13 के शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई पॉइंट मिसिंग है या कोई आपको चीज़ समझ नहीं आई तो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सवाल, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करे। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 के भी शुरू करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन हम। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।